हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। संगम लिटरेचर और संगम एज के टाइम पर हम लोग अलग अलग सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव पैरामीटर्स को देख रहे थे। और अब एक सोशल पैरामीटर के बेसिस पर बात करते हैं, औरतों का क्या स्टेटस था संगम एज के टाइम पे। ये वाला पैराग्राफ आपको मेंस में बहुत अच्छे नंबर दिलवा सकता है। मतलब स्टेटस ऑफ वेमेन, सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब संगम एज के टाइम पर वेमेन का स्टेटस, इवन वैदिक, अर्ली वैदिक टाइम पर जो वेमेन का स्टेटस है। जैसा कि मैंने आपको अर्ली वैदिक टाइम पर बोला था, जीएस पेपर 1 सोसाइटी में, पेपर 4 एथिक्स में एथिकल वैल्यूज के टाइम पर, और आपका पेपर 2 में वेमेन के ऊपर कोई अगर पॉलिसी आई तो वहां पर कोई इंस्पिरेशन लिखने के तौर पर, और आपकी ऐसे राइटिंग के तौर पर आपको स्टेटस ऑफ वेमेन के अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं लिखने के लिए। औरतों के चिट्ठा जो मैंने आप लोगों से बनवाया था, जिन जिन से मैंने बोला था, जो लोग नए आए हैं, आप में से कोई भी मेरी बात अगर सुन रहा है तो उनको मैं बता दूंगा ये और औरतों वाला जो चिट्ठा होता है जो मैं बनाने को कहता हूँ ये क्या होता है। लेकिन बाकी लोग जो ऑलरेडी बनाते चले आ रहे हैं, जो ऑलरेडी मेरे से एसोसिएटेड है पहले से, तो वो अपने चिट्ठे में अपग्रेड कर लेना, अपडेट कर लेना इस बात को, स्टेटस ऑफ वेमेन वाली बात को जो हम पढ़ेंगे अभी। विमेन के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी इन सोशल लाइफ। अब मैं एक बात बताता हूं, इस टॉपिक को अब जब पढ़ोगे ना, स्टेटस ऑफ विमेन, इसको कंपेयर करके चलना कि अर्ली वैदिक पीरियड में और ये संगम पीरियड में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या देखने को आपको मिलते हैं औरतों के स्टेटस में। देयर वॉज नो डिफरेंसेस, देयर वॉज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर विमेन इन सोशल लाइफ। औरतें उस टाइम पर काफी ज्यादा पढ़ी लिखी थी और होशियार मानी जाती थी, पापा की परी नहीं मानी जाती थी। ठीक है, होशियार लड़कियां थी। 40 विमेन जो पोएट्स हैं, वो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संगम लिटरेचर के टाइम पर उनके कॉम्पोजिशन में 40 कवियत्री बोलते हैं, आई थिंक हिंदी में, है ना, जो वो कंपोज करती हैं, फीमेल जो पोएटिस होती हैं, कवित्री जो थी वो थी 40। एंड दे लेफ्ट बिहाइंड देयर वैल्यूएबल वर्क्स। काफ़ी ज़्यादा अपना अच्छा संगम लिटरेचर का काम ही छोड़कर गई है। मैरिज जो थी, इट वॉज अ मैटर ऑफ सेल्फ चॉइस। वाह, ठीक है, अपने हिसाब से बंदी शादी कर सकती है। हाउएवर चेस्टिटी, कार्पू वॉज कंसिडर्ड एज द हाइएस्ट वर्च्यू ऑफ विमेन। यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय चेस्टिटी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म? क्या मतलब होता है इसका? वर्जिनिटी को अपनी मेंटेन रखना, काइंड ऑफ। इसको ये माना जाता था कि अगर सीमेन रिटेंशन, इफ अ विमेन मेंटेन देयर प्योरिटी, सेक्सुअल रिलेशंस बहुत सारे मर्दों के साथ अगर नहीं बनाती है औरत, तो इसको एक औरत के रूप में सबसे ज्यादा अगर कोई पुण्य अगर कमाया है किसी औरत ने, तो ये चीज, ये वैल्यू मानी जाती थी, ये इसको वर्च्यू समझा जाता था। बेटे और जो बेटियां होती थी उनका माँ बाप की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर होता था। और अंकिता, तुम तो कब्जा करने की सोच रहे हो अपने पापा की प्रॉपर्टी में। जो जो औरत पोएटिस थी जो संगम एज की, वो क्या थी, क्या क्या उनके नाम थे, कौन कौन सी फेमस हुई? अवैयर, वेली वेथियर, कक्कई पदिनियर, आथी मंथियर एंड पॉन मुदियर। जस्ट इमेजिन, तुम में से जो भी लौंडा मेरी बात सुन रहा हो, उसकी शादी के कार्ड पर दिस वेट्स इनमें से किसी का नाम लिखा हो। सोचो जरा, आधे बाराती तो सोचेंगे शायद से किसी खाने के सामान से शादी हो रही है, या किसी कोई मसाला आया है नया मार्केट में। हाँ, मयूर वेट्स पॉन। रिलीजियस बिलीव एंड सोशल डिविजन्स। प्राइमरी डीटी जो तमिल्स की थी, इट वॉज मुरुगन या सियोन भी इनको बोलते थे। और ये कौन थे? कार्तिकेय, है ना। अदर गॉड्स जो इस टाइम पर वर्शिप करे जाते थे, जो देवी देवता तो जो थे संगम पीरियड के टाइम पर, देवर सेवन, सेवन क्वीन लॉर्ड शिवा, मायन, विष्णु, लेटी हुई जो उनकी मूर्ति होती है। अगर ये कभी हाथ लगे आपके, इफ यू बिलोंग टू
हिंदू ट्रेडिशन, आप ज़रूर से इनका पोस्टर या इनकी मूर्ति लेटी हुई विष्णु जी की, बिल्कुल जहाँ पर आप अपने पैसे रखते हो या जहाँ पर आपके घर में प्रॉस्पेरिटी जिस भी जगह पर रहती है, आप उनको वहाँ पर रखो, वहाँ पर लगाओ एंड उसके बाद मज़े करो। बहुत प्रॉस्परस, मतलब इनकी जो मायन पोस्टर इनका जो माना जाता है ना, लेटा हुआ जो जिसमें लगाए हुए हैं, और उसमें भी अगर लक्ष्मी जी की फोटो अगर आपको इनके चरण पे मिल जाए बैठे हुए, कोई मूर्ति हो छोटी सी, कोई फोटो हो, कोई पोस्टर हो, तो उसको बहुत प्रॉस्परस माना जाता है घर में पैसों के लिए, बहुत ज़्यादा। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती हिंदू ट्रेडिशन में पैसे की सिंबॉलिज्म के फॉर्म में। इंद्र, वरुण एंड कोत्रवई, ठीक है, ये और गॉड से ये हमने ऊपर देख ही लिए हैं सारे के सारे, ये लिस्ट, ठीक है। उसके बाद हीरो स्टोन, नत्थुकल वर्शिप जो थी यहाँ पर प्रैक्टिस थी। ये हीरो स्टोन की प्रैक्टिस कहाँ से आती है? ये किसके साथ एसोसिएटेड है? साउथ इंडिया में कौन सा कल्चर, जब वैदिक कल्चर नॉर्थ इंडिया में था तो साउथ इंडिया में कौन सा कल्चर था उसके पैरेलली? संगम कल्चर ही था, लेकिन क्या कहते हैं उसको? मेगालिथिक कल्चर, ठीक है। मेगालिथिक मतलब बिग स्टोन्स, और उसी में हीरो स्टोन्स। गांव में याद है कोई बहादुर कोई मर जाता था, कुछ कर जाता था, तो उसके जैसे मैंने आपको बताया था, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में जिस प्रकार के ये पत्थर लगाए जाते हैं, दफनाया जाता है, जो एक चिन्ह लगाए जाते हैं जैसे कि इसका ये नाम है और ये वो है, तो ये अगर इस पर्सन का जैसे ग्रेवयार्ड है तो अगर यहाँ पर इसको दफनाया गया है, ये कुछ ऐसे मान लो कि ये इसकी डेड बॉडी है, ठीक है, तो ये इसके आगे जो इसकी आइडेंटिटी लगी होगी तो उसमें इसकी तारीफ लिखी होगी, दिस वॉज कंसिडर्ड एज हीरो स्टोन। था ये एक प्रकार का मरघटाई, आपको पता ना, एक प्रकार का मतलब डेड बॉडी के पास ही ये पत्थर लगाया जाता था, ये वाली बात पता है ना सबको। बुद्धिज्म और जैनिज्म भी यहाँ पर को एग्जिस्ट करते थे। अब एक बात बताता हूँ, विराकल या नतुकल, जो एंशियंट तमिल्स थे उनकी बहुत रिस्पेक्ट, वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनके मन में बहुत रिस्पेक्ट रहती थी हीरोज के लिए जो कि बैटल फील्ड में लड़ते लड़ते मर जाते थे। हीरो स्टोन्स उनके सेक्रीफाइस के तौर पर इरेक्ट कराए जाते थे, यही थे हीरो स्टोन्स जो मैंने आपको बताया। कास्ट यहां पर डेवलप नहीं हुआ था जिस प्रकार से वो नॉर्थ इंडिया में था। जो वरोना सिस्टम था, यानी कि ऑक्यूपेशन बेस्ड कास्ट, शुरू शुरू में आपको एक चीज याद है, मैंने इंडियन सोसाइटी में जो लोग इंडियन सोसाइटी मेरे साथ करते चले आ रहे हैं, मैंने सबको एक बात बताई थी, जिनको नहीं पता वो भी सुन लो। जब कास्ट सिस्टम इमर्ज होता है तो शुरू से ही वो बर्थ के बेसिस पर एकदम से नहीं था, ऑक्यूपेशन के बेसिस पर था। यानी कि अगर आपको मेहनत करते करते ब्राह्मणिज्म मिला है तो जरूरी नहीं कि आपके बेटे को भी वही वही वरना मिले, वही वरना मिले, है ना। तो इट केम टू द द्रविडियन साउथ कंपैरेटिवली लेट, ठीक है। और ये एक्चुअली यहां पर वरुणा सिस्टम लिखा हुआ है कि आप चाहो तो इसको यहां पर ऐसे वर्णा सिस्टम कर देना, बोला ये भी जाता था, लेकिन वर्णा सिस्टम सब लोग फेमिलियर होते हैं तो आप वही करना, ठीक है। वरुणा सिस्टम लिखकर मत आना पेपर के अंदर। ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, रिच पीपल जो थे, जो अमीर लोग थे, वो मुस्लिम के कपड़े, सिल्क और फाइन कॉटन गारमेंट्स पहनते थे। जो कॉमन लोग थे वो पहनते थे, दे वो 2 पीसेस ऑफ क्लोथ मेड ऑफ कॉटन, 2 पीस मतलब एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, वो 2 धागे लगा के नहीं घूमते थे। संगम लिटरेचर रेफर्स टू क्लोथ कलिंगम। संगम लिटरेचर में बताता है कि इतने पतले कपड़े, देवर थिनर देन द स्किन ऑफ अ स्नेक, सांप की खाल से भी पतले। जो औरतें थी वो अपने बालों में फूल लगाकर घूमती थी, जैसे ये मद्रास ने गजरे वगैरह लगाती हैं, काइंड ऑफ इनके ट्रेडिशन रहता है। और दोनों औरतें और मर्द बहुत वेराइटी ऑफ ऑर्नामेंट्स पहनते थे, जो कि गोल्ड से, सिल्वर से, मोतियों से, प्रीशियस स्टोन, काउरी से, कूच शेल से, बीड से, इन सबसे बने होते थे। और लोग परफ्यूम भी लगाते थे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से पहले गर्दन के पास। आर्ट, देयर वर मेनी रेफरेंसेस टू वेराइटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ड्रम, बांसुरी एंड यास। ये कैसा दिखता है ये मैं बता देता हूं आपको, ये कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है।
ये ये इसलिए मैं उसको वहाँ पर ऐसे बोलकर एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। काइंड ऑफ पिकॉक, हिरन, जो मर्जी मानना है मान लो। और ये ऐसा पुराने ज़माने में, और पुराने अगर आपको देखना है तो कुछ ऐसा ये ठीक है, एनिमल फिगरीन की फॉर्म में। ये सब तो मॉडर्न है, पुराने वाले वही थे। और एक चीज़ और एक और दिखाता हूँ मैं आपको पुराने में उसमें। हम्म, ये वाला जो है ना, ये इसको प्रॉपर तरीके से ऐसे देख लो, ये ऐसा, ये स्ट्रिंग के साथ मतलब एक साउंड प्रोड्यूस करना। करिकलन मास्टर था 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक का, इसको बोला जाता एजी सई वल्लभन। जो लोग थे जो गाना गाते थे उनको पनर या वीरालियर बोला जाता था। डांसिंग करी जाती थी गाने के साथ साथ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना नाच गाना, तो गाने के साथ साथ नाच भी होता था, वो करी जाती थी। कनी गई कनी गैयर ग्रुप के द्वारा। और एक जो फोल्क ड्रामा होता था कोथू के नाम से, वो सबसे इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस थी संगम लोगों की। ठीक है, तो ये इन सब में से कोथू वर्ड याद रखना, फोक ड्रामा। ये इसलिए याद रखना, आर्ट एंड कल्चर में भी हम इसको पढ़ने वाले हैं नितिन सिंघानिया में। और उनके ड्रामे के अलग अलग फॉर्म जो उन्होंने प्ले स्टेज वगैरह करते थे, वो एक कंसेप्ट था मोथा मिजाका ईयल ईसाई नतकम। ये आपको बिल्कुल भी जानने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। इस सब में से सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, कोथू और इनके इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रम, इसकी तो पूजा भी होती थी, फ्लूट और यास। ऑक्यूपेशन। और वैसे एक बात बताऊं, ये जो फ्लूट या फिर है, पूजा तो सभी की होती थी। कोई भी जो एक संगीत का जो दीवाना होता है, वो अपने इंस्ट्रूमेंट को छू छू मतलब इमिडिएटली छूते हुए गाना गाने से पहले हमेशा पूजता है ना। और सरस्वती की पूजा तो बेस्ट मानी जाती है सिंगर्स के लिए। वो दोनों चीज़ की देवी हैं, क्योंकि इनफैक्ट 3 चीज़ की, कि आपका एक तो सुरीली आवाज़ निकले, आपके मुख से जो भी वाणी निकले उसमें शुद्धता हो, उसका इम्पैक्ट पड़े लोगों के ऊपर। और तीसरा, किसी भी चीज़ का अगर ज्ञान अर्जित करना है तो सरस्वती पूजन बेस्ट होता है। मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वर एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग, फिशिंग एंड हंटिंग। दूसरे जो कुछ कुछ जो क्राफ्ट्समैन थे यहाँ पर क्या था, कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, जो पॉटर्स जो घड़े वगैरह बनाते थे, ये भी पॉपुलेशन का पार्ट है। वीविंग, कपड़े की बुनाई, इट वॉज द मोस्ट कॉमन पार्ट टाइम ऑक्यूपेशन फार्मर्स का, और रेगुलर फुल टाइम जॉब थी ये दूसरे लोगों के लिए। फेस्टिवल और एंटरटेनमेंट क्या क्या, मतलब इस चीज़ ने, आप जो ये एक एक पैरामीटर्स पढ़ रहे हो ना, फेस्टिवल और ये विमेन का स्टेटस और ये वो करके, इसने आप ये मान लो कि आपकी स्टैंडर्ड बुक्स के बहुत सारा वो आपका काम बचा देगी। फिर जब उधर आएगा हम कुछ नहीं करेंगे, उसमें से देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हम उन पेजेस को बस ऐसे ऐसे करके काटते चलेंगे, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन। तो हो सकता है कि कुछ कुछ चैप्टर्स हायर स्टैंडर्ड्स में आप मतलब आप जब मेरे साथ पढ़ो तो ये भी हो सकता है वो 15-15 मिनट्स या 20-20 मिनट के चैप्टर हो, और कुछ कुछ ये भी हो सकता है कि 3-3 मिनट या 5-5 मिनट के चैप्टर हो जाए आपके लिए। फेस्टिवल्स एंड एंटरटेनमेंट्स, पीपल सेलिब्रेटेड वेरियस फेस्टिवल्स। हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल आज भी मनाया जाता है, आज भी प्रक्रिया ये है। हमारे जैसे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल नॉर्थ इंडिया में कौन सा होता है, पंजाबी जो सेलिब्रेट करते हैं, लोहड़ी। एंड द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, कार्तिकई वॉज वॉज अनदर फेस्टिवल। ठीक है, पोंगल एंड कार्तिकई, हार्वेस्ट फेस्टिवल ये, एंड फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग ये। इंद्र वीजा, ये इंद्र वीजा क्या है, इट वॉज सेलिब्रेटेड इन द कैपिटल। ये काइंड ऑफ एक परंपरा, एक ट्रेडिशन था उनका, जानेंगे इसको हायर स्टैंडर्ड में। देयर वर मैनी अम्यूजमेंट्स एंड गेम्स, ये डांस फेस्टिवल
बुल फाइट्स, कॉक फाइट्स, ये आज भी चलती है, मुर्गों की लड़ाई वगैरह करवाना साउथ इंडिया में। डाइसेस, हंटिंग, रेसलिंग एंड प्लेइंग इन स्विंग्स, झूलों पे झूलना। बच्चे जो थे वो खिलौनों के साथ खेलते थे और मिट्टी के घर बना बनाकर अपने आप को बेवकूफ़ बनाकर खुश होते रहते थे। जैसे माँ बाप उल्लू वैसे बच्चे उल्लू। ट्रेड, ट्रेड ना 3 लेवल पर एग्जिस्ट करता था। ट्रेड लोकल लेवल पे, बाजारों तक समा जाना। ओवरलैंड, एक रीजन से दूसरे रीजन, और समुद्र के रास्ते से दूसरी कंट्रीज भी। फॉरेन ट्रेड जो तमिज़गम में देखने को मिलता है हमें, ये काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स के लिए लुक्रेटिव था। इधर जो भी सामान जो आना जाना होता था वो कम लेवल पे नहीं, बहुत बड़े लेवल पे होता था, बहुत बड़े लेवल पे होता था। और जो नाव नाव से, शिप से जो माल दूसरे कंट्रीज लेकर जाते थे, ये लोग चोला चेरा पांड्यास वाले जो लोग थे, ये बहुत अच्छे, मतलब जो बोट चला सकते हैं, शिप चला सकते हैं, उनको हायर करते थे। उनको पर्टिकुलर जॉब होती थी उनकी है। अब जो सामान आता था बहुत बड़ी मात्रा में आता था, ये हम कैसे कह सकते हैं, हमें जो गोडाउन, जो वेयर हाउसेस मिले हैं, वो इस चीज़ का टेस्टिमनी है, प्रूफ है। जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे इन सारे किंगडम्स के, वहाँ पर लाइट हाउस भी होता था कि रात को अगर कोई सामान आया तो वो अपनी दिशा ना भटक जाए, जिसको हम लोग बोलते थे लाइट हाउस को कलन, कलन, गरई, लंगू, सदर। बिल्कुल भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैरावान्स जो होते थे मर्चेंट्स के, दे कैरिड देयर मर्चेंडाइज इन डिफरेंट प्लेसेस, और बैल वगैरह के थ्रू उनको लेकर जाया जाता था। और बार्टर सिस्टम इस टाइम पर प्रेवलेंट था, याद रखना, करेंसी से ज़्यादा बार्टर सिस्टम यहाँ पर देखने को आपको मिलता था। अब एक बात बताता हूँ मैं मालाबार ब्लैक पेपर के बारे में आपको। मालाबार कहाँ पर है सबसे पहले तो मैं बताऊँ। मालाबार कोस्ट किसको कहते हैं हम लोग? केरला, वो पुराना नाम केरला आज के टाइम में। देखो, इजिप्ट में जो ममीज होती हैं, ये घर वाली मम्मी नहीं, डेड बॉडी वाली मम्मी, रामसेस द्वितीय की, रामसेस 2 की जो मम्मी थी, जब इसको खोला गया, अब मैं आपको एक ममीफिकेशन का प्रोसेस बता देता हूं। हाँ, ये 9th क्लास में आएगा, ये जब हम वो करेंगे ना। हाँ, ममीफिकेशन का प्रोसेस। आपका कोई भी, आप में से सुनने वालों का कोई भी अगर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मर जाए, और अगर आपको उससे प्यार हो, सच्चा वाला थोड़ा सा, काइंड ऑफ ब्ला 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 जो भी है, तो रोने मत बैठना एकदम से अगर वो टपक जाए तो। सबसे पहले उसको मम्मी बनाने के ऊपर फोकस करना, क्योंकि आपको यही तो है कि इसको क्यों जलाने जाओ, क्यों दफनाने जाओ, हमारी आंखों के सामने रहे, चाहे भले ही भूत बनकर रहे, तो उसको मम्मी बना देना। अब मम्मी बनाना बड़ा इजी होता है कि अगर आपकी कोई बंदी बंदा मर गया तो उसके साथ क्या करना। एक केमिकल होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और आप कह रहे हो कि हम पढ़ेंगे, जी हाँ हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे हम, ममीफिकेशन का प्रोसेस इजिप्ट में जानेंगे। ये एक्सपर्ट लोग हैं उस ज़माने के, आप इनको डॉक्टर साइंटिस्ट कह लो। क्या करना होता है, जो ये जो साइड होती है, यस, पर्सन के राइट साइड में एक पेट के पास एक कट मारा जाता है, एक कट मारा जाता है। उसके बाद खून निकलेगा, उसको पूरा साफ करा जाता है बॉडी को, उस पे नमक वगैरह पूरा लगाया जाता है। नमक लगाने के बाद राइट साइड में जो आपकी छेद करा है, लकड़ी जब घिसती है ना, लकड़ी जब घिसती है तो आपने ये देखा होगा कि उसका जो भूरा या चूरन टाइप कुछ निकलता है लकड़ियों का, उसको भर भर के एक स्पेशल प्रकार की लकड़ी लकड़ी उसको उसका जो वो निकला, वो भर भर के जहां पर आपकी कट मारा हुआ है उधर भर देना है।
ये। और आपके दो ऑर्गन्स जो कि अंदर सड़ सकते हैं, इंटेस्टाइन्स, लिवर, अंतड़ियां, ये खींच खींच कर निकाल कर डस्टबिन में फेंक दी जाएंगी। आप भी ऐसे ही करना, ठीक है? रोना गाना मत, पहले मम्मी बनाना उसको, ठीक है? उसके बाद आपको लपेट देना उसे सॉल्ट वॉट और वो एक सॉल्यूशन लगाकर, और ये पड़ा हुआ है लकड़ी का वो भूरा, ये नीचे, ये सारा का सारा ऐसी लकड़ियाँ छिल छिल के ऐसी होती ना, ये पूरा लगा लगा के, पट्टियाँ लगा लगा के, लेप लगा लगा के इसको, लेप लगा लगा के इसको वो करना है। फिर 1 से 2 दिन या हफ्ते भर के लिए इसको एक सॉल्यूशन में डुबा कर रखना है ऐसे, ठीक है? पूरे चेहरे से लेकर वो तक। और फिर फाइनली इसको ये लपेट लपेट कर, इसका ये मुखौटा बना बना कर ऐसे करके आपको इसको लिटा देना है, और फिर ज़िंदगी भर देख देख के मज़े लेते रहो, ठीक है? बात करते रहना, ठीक है? और किसी दिन मम्मी उठ भी जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब रामसेस 2 का जानते हैं। ये इंटरनेट पे इसको कंपेयर करा गया है कि ऐसे ऐसा दिखता है, ये कोई एक पर्सन होगा उससे। तो ये रहा। इसके थोबड़े में ऐसा था क्या कि जो इसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत पड़ी? इसको किसी को क्या प्यार है इससे कि जो इसको देखना पसंद करेगा? ये ठीक है। जब इसकी बॉडी अनकवर करी गई और जब इसको देखा गया ध्यान से कि ये इसका पूरी बॉडी, इसका शरीर, ये ऐसे करके जब ये इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको देखा पूरे का पूरा, इसका सीटी स्कैन हुआ, क्रिस क्रॉस सेक्शन में इसका स्कैन हुआ, और जब इसको पूरा करके ऐसे देखा गया, अब हुआ क्या? मतलब लोग भाई तो दुनिया में कितने बेले हैं भाई, डेड बॉडी को देखने जा रहे हैं यहाँ, और यही शमशान घाट अगर इस बंदी को भेज दो ना, इसकी फट जाएगी। ग्रुप में तो बहुत अच्छे से आकर खड़ी हो गई है ये। आई एम आर्कियोलॉजिस्ट, यू नो, आई एम हेयर फॉर द साइंटिफिक प्रोसीजर्स। और यही इसको अकेले अगर शमशान घाट छोड़ा हो ना, इस सूसू छूट जाएगा इसका। तो यहाँ हुआ क्या? आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर ब्लैक पेपर के, काली मिर्च के कुछ बीज देखे जो कि इसके नाक के रास्ते में और इसके एब्डोमेन में घुसाए हुए थे। और इसको ये माना गया, जब बाद में इसकी स्टडी करी गई, कि ये एक एम्बाल्मिंग का प्रोसेस होता है जिससे शरीर जो होता है वो सड़ता नहीं है, और जब ये लेप वगैरह लगाया जाता है तो उसके बाद गलता नहीं है और बदबू नहीं आती है। ये होता है। और यही सेम चीज़ के बारे में हम, ये ब्लैक पेपर वाला जो प्रोसीजर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सिर्फ इसकी मम्मी के साथ नहीं, और भी करा जाता है, और भी करे गए थे, और भी इजिप्ट की मम्मी इसके साथ करे गए थे। तो ये पूरा ये प्रोसेस चलता है ऐसे, और फिर बाद में और भी कंट्रीज ने अपनाया इसको। और इजिप्ट में ममीफिकेशन का प्रोसेस आज भी होता है। हमारे इंडिया में असम में होता है ये प्रोसेस। कई लोग डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करके रखते हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि हमेशा के लिए रखते हैं, लेकिन असम के अंदर मैंने देखा है डिस्कवरी चैनल पे एक एपिसोड, उसके अंदर दे लाइक टू कीप इट फॉर सम, अलग अलग सबका होता है, 4 महीने, 2 महीने, 4 साल के लिए, या फिर उनको 2.5 साल के लिए रखना है, तो वो ऐसे कर सकते हैं। तो डोंट वरी, कभी कोई आपका बाबू सोना निब्बा निब्बी मर जाए तो रोना गाना नहीं है, आत्मा निकल जाएगी शरीर से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, शरीर वहीं रहेगा। और हम कहते हैं कि आत्मा तो है, शरीर चला गया, आप उल्टा कर देना, आत्मा को निकाल देना, शरीर रख लेना। देयर वर 2 काइंड्स ऑफ मार्केट एंड बाजार इन द लीडिंग सिटीज इन पुहर एंड मदुरई। मदुरई के अंदर, अंकिता आ गया, नलनगढ़ी मॉर्निंग मार्केट एंड अलनगढ़ी इवनिंग मार्केट। उधर हमने वैदिक उसके कंटेक्स्ट में पढ़ा था ना, लेकिन यहाँ प्रॉपर तरीके से हम क्योंकि संगम पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं। इन मार्केट के अंदर लार्ज वैराइटीज ऑफ गुड्स जो थे वो क्वांटिटीज में सेल में परचेज करे जाते थे। अब आप इसकी लिमिटेशन देख रहे हो, इन्होंने विमेन के बारे में तो जिक्र ही नहीं करा यहाँ पर। कितनी अच्छी बात जो उन्होंने उस बॉक्स में लिखी रखी थी। इसलिए सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी होती हैं। मैं इसलिए भागता नहीं हूँ, मैं कैसे कह दूँ कि अरे छोड़ो इसको, ये तो हम पढ़ चुके हैं, या फिर वो, या फिर उधर मैं कह देता कि हम इसको बाद में देखेंगे। उधर कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई थी कि जो
विमेन थी, जो नाइट मार्केट लगती थी, इवनिंग मार्केट, ये रात को ही लगना शुरू होती थी, और यहाँ पर विमेन निडर होकर घूमती रहती थी रात को मार्केट में। सब्जी लेने के बहाने से कोई गई किसी की बहन बेटी और नैन मटक्के कर रही है भरे बाजार में, सुबह 4 बजे घर आई है। मम्मी ने पूछा कहाँ थी, वो फलूदा कुल्फी खा रही थी मैं रोहित के साथ। क्यों अंकिता? हाँ हाँ, नालनगढ़ी मॉर्निंग मार्केट थी। यहाँ तो लौंडे जाते थे आलनगढ़ी, यहाँ जनरली बंदियाँ मिलती थी। मेजर पोर्ट्स मुसीरी, टोंडी एंड कोरकई। मेन एक्सपोर्ट क्या क्या करते थे ये लोग? सॉल्ट, पेपर, पर्ल, आइवरी, सिल्क, स्पाइसेस, डायमंड, सैफरन। सैफरन क्या होता है? क्या होता है सैफरन? केसर। केसर कहाँ होता है हमारे देश में क्या है ना? और रागिनी, ये हम कैसे बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर में होता है? वाइट वाइट तो ठीक है, लड़कियों के गाल देखो वहां पे, सुबह अल्लाह, है कि नहीं जैद? कश्मीरनों के होते हैं कि नहीं होते हैं चीक्स पिंक पिंक? होते हैं ना? एग्री कर रहे हो? मम्मी का नंबर देना आज तुम मुझे अपनी, जरा मैं कंप्लेंट करूँ तुम्हारी कि पढ़ने के अलावा ये लड़कियों के गाल देख रहा है। मुस्लिन और सैंडलवुड। सैंडलवुड क्या होता है? चंदन की लकड़ी, ठीक है। मेन इंपोर्ट्स टोपैस, टिन, ग्लास एंड घोड़े। सिल्क जो इंडियन मर्चेंट्स के द्वारा रोमन एम्पायर को सप्लाई करा जाता था, इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था कि जो रोमन एम्पायर था ओरिलाइन, उसने इसको डिक्लेयर करा था कि अगर इंडिया से सिल्क अगर कल को आता है और वो उनके पास देने के लिए हमें ना हो ना सिल्क, तो उनको बोल देना जितने किलो का सिल्क होगा उतने किलो की हमसे गोल्ड बार ले लें, गोल्ड का बिस्किट ले लें उतने किलो का, उतने ग्राम का। इतना इसने ये चीज बोलती थी अपने दरबार में। मुजिरिस द फर्स्ट एम्पोरियम। रोमन राइटर प्लीनी द एल्डर लिखता है मुजिरिस के बारे में अपनी बुक नेचुरल हिस्ट्री में कि ये फर्स्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था भारत का। तो ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि फर्स्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किसे बोला गया है हिस्ट्री के अंदर, इंडिया की हिस्ट्री के अंदर? मुजिरिस को। जो टेम्पल था ऑगस्टस का, इसको मुजिरिस में बनवाया गया, जो एक रोमन कॉलोनी थी। ये कुछ डॉक्यूमेंट है, इसके बारे में जिस जगह पर बात होनी होगी हम वहां करेंगे। सिर्फ अभी के लिए नाम जान लो, पेपिरस डॉक्यूमेंट। अभी ये वियना के एक म्यूजियम में है। वियना किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की। कहां देखने को मिलता है? कहां देखा आपने वीना लास्ट टाइम? ए दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर ऐश्वर्या राय से जो रोमांस करने जाता है, तो वो वियना में ही जाता है। उसी मतलब जो जितने टाइम वो रुकता है ऐश्वर्या राय के पास, वो वियना में ही होता है। वो शाहरुख खान उस मूवी में एंट्री मारता है, अपनी आर्ट एग्जीबिशन में बुलाता है, एंड वो चीज़ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वियना इज़ फेमस फॉर आर्ट वर्क, पेंटिंग्स, स्केचेस, इन सब के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो इट रिकॉर्ड्स द एग्रीमेंट बिटवीन टू मर्चेंट शिपर्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया एंड मुजिरिस। यानी कि इस ये जो है ना डॉक्यूमेंट, पेपिरस डॉक्यूमेंट, इसमें ना मुजिरिस के पोर्ट्स को चलाने वाले जो लोकल राजा या जो भी कुछ लोग होंगे, और अलेक्जेंड्रिया जो पोर्ट होगा रोमन एम्पायर का, उनके बीच में सामान आना जाना हो, कितनी इंपोर्ट ड्यूटी, कितना एक्सपोर्ट ड्यूटी, क्या सब कुछ लगेगी, इसका एक एग्रीमेंट बना था दूसरी शताब्दी में, 2nd सेंचुरी BC में, ठीक है। तो हमारा भारत का कुल मिलाकर हमें मुजिरिस को कोई अलग करके तो देखना नहीं है। इंडिया इंडिया तो इंडिया ही है हमारे लिए। तो इंडिया में पास्ट में याद है हमने एक लाइन पढ़ी थी कि इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी और वो लगती थी, तो उसमें ऐड कर देना, उसमें ऐड कर देना। या फिर जो लोग पहली बार सुन रहे हैं कि क्या कभी हमारा दूसरी कंट्री से जो ट्रेड रिलेशंस होता था ये कैसे चलते थे, तो आप बताना ये फिक्स तरीके से चलते थे, हर चीज प्री डिसाइडेड होती थी। और इसका एक एग्जांपल है पेपिरस डॉक्यूमेंट, किन किन के बीच में साइन हुआ था ये आप लिख सकते हो, ओके।
ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स विद ओवरसीज कंट्रीज, हमने पढ़ा था व्यापार बाहर भी दूसरे देशों के साथ भी होता था। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हमें इस चीज़ की कन्फर्मिटी देते हैं डैट ट्रेडिंग रिलेशंस जो थे वो तमिजागम यानी कि संगम एज के टाइम पर और दूसरी कंट्रीज के टाइम पर जो रूलर्स थे यहाँ पर चोला चेरा पांड्यास, इनके किंगडम्स और दूसरी कंट्रीज लाइक ग्रीस, रोम, इजिप्ट, चाइना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और श्रीलंका के बीच में होते थे। ठीक है, अब कालाब्रास टुवर्ड द 3rd सेंचुरी एडी संगम पीरियड डिक्लाइन होने लगा, यानी कि सीई में 1000 साल तक तो चला, उसके बाद डिक्लाइन। संगम पीरियड के बाद जब ये डिक्लाइन होने लगा, डिक्लाइन कैसे हुआ? कालाब्रास इट हैड ऑक्यूपाइड द तमिल कंट्री फॉर अबाउट 2.5 सेंचुरीज। देख रहे हो, 2.5 सेंचुरीज। कितना कहूंगा मैं इसको? 250 साल कह सकता हूं। लेकिन हमें कालाब्रास किंगडम के बारे में बड़ी कम जानकारी है, क्योंकि ना ही कालाब्रास किंगडम में ज्यादा आर्टिफैक्ट्स, ना ही ज्यादा मॉन्यूमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। सिर्फ कुछ भी अगर ये जाना जा सकता है कि इसका रूल आया था संगम पीरियड के बाद, तो वो सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी टेक्स्ट में गिवन है। और कौन से टेक्स्ट हैं वो जिनमें ये गिवन है संगम पीरियड का डिक्लाइन और कालाब्रास का इमर्ज होना? तमिल नवालर चरिथई, येपरकराम एंड पेरिया पुरनम, सेवका, चिंथामणि एंड कुंदल केसी, ये इस टाइम पीरियड पे लिखे गए। क्या ये आपको जानने हैं? एक बारी बस देख लिया काफी है, बार बार इसको ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तमिजागम के अंदर जैनिज्म और बुद्धिज्म ये भी प्रोमिनेंट रिलीजियस ट्रेडिशन के तौर पर उभरे थे। संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज यहां पर जो इंट्रोड्यूस करी गई, इसकी वजह से एक नई स्क्रिप्ट बनी वटिजुतु, और बड़े सारे जो वर्क्स थे लाइक वटिजुतु स्क्रिप्ट में जो लिखे गए उनमें से एक था पथिनेन कीज कनक्कू। ट्रेड और कॉमर्स फ्लरिश हुआ इस पीरियड के टाइम पर। तो कालाब्रास पीरियड कोई डार्क एज नहीं थी जितना से माना जाता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर बस लिटरेरी वर्क की डेवलपमेंट वगैरह हुई। जब ये सब चल रहा था तो दुनिया में और क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं? चाइना के अंदर एक हन डायनेस्टी थी, उसका एक स्ट्रक्चर है बड़ा फेमस, गेटवे। ये आपको यहाँ पर कुछ एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड दिखा रखे हैं। मायन सिविलाइजेशन का एक ये पिरामिड सेंट्रल अमेरिका में, याद रखना है सेंट्रल अमेरिका, पहली बार आया अमेरिका मेरे सामने हिस्ट्री में, जब तक हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तब से लेकर अब तक। और ये बहुत फेमस है, इसको आप जानते भी होंगे, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा इसको। कोलोजियम रोमन सिविलाइजेशन का ये था, 3rd BC का ये स्ट्रक्चर है, 2 1st AD तक ये सर्वाइव करा, बाद में भड़प हो गई थी और इसको दुश्मनों ने तोड़ दिया था, वॉर वगैरह में टूट गया था। हमने सारी चीज़ें बहुत डिटेल एस्पेक्ट में करी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तमिल वर्ड्स में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि एक एक वर्ड को आप देखते जाओ, ये करते जाओ। आपको एक ये पता होना चाहिए कि संगम एज के अंदर क्या क्या चीज़ें, इंपॉर्टेंट टाउन्स, आर्मी, कोर्ट, विमेन का स्टेटस, ट्रेड, ट्रेडिंग रिलेशंस, ये सब कैसा था। ये टाइटल्स वाली बात इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके अलावा बाकी कुछ भी तमिल वर्ड से ज़्यादा आप बस चैप्टर की जिस्ट को पकड़ने की कोशिश करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ यहाँ तक एनालिसिस पे ख़त्म इसलिए नहीं होता है, एग्जामिनर एक स्टेप बियॉन्ड और जा सकता है कि आपको अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड और ये संगम पीरियड के सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, औरतों की पोजीशन तीनों में कैसी थी। या फिर आपको ये आ सकता है कि अर्ली वैदिक पीरियड और संगम पीरियड के बीच में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस लिखो, या फिर लेटर वैदिक पीरियड और संगम पीरियड के बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस लिखो। तो ये आपको समझ गए ना, यहाँ पर तमिल वर्ड्स की रेलेवेंस नहीं है। आपको अगर मोटा मोटी पता है कि वहां क्या चल रहा था, औरतों की दशा उस टाइम पर क्या थी नॉर्थ इंडिया में, और यहाँ पर क्या थी, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुई, और यहाँ पर संगम पीरियड के टाइम पर क्या थी, तो आप ये कर पाओगे। तमिल वर्ड्स की यहाँ कोई रेलेवेंस है ही नहीं दूर दूर तक। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा टकरा जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हो डाउट के इसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था, सुना सुनाया लग रहा प्रेम्स का क्वेश्चन बन गया, उसको छोड़ दो, बेफिक्री से छोड़ दो उसको, क्योंकि इतना कोई नहीं पढ़ के जाता है। जब आप ये चैप्टर कर भी लोगे ना, अब इस पर अगर आपने लगाया है 3-4 दिन फॉर एग्जांपल इसकी रिवीजन में, इसकी नोट मेकिंग में,
आपने बहुत ज़्यादा वैसी लीड मार ली है दूसरों से, उतना ज़्यादा कोई पढ़कर नहीं जा सकता है। और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो कोर चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर, अगर गहराई से जाना है कि अगर वर्ड टू वर्ड ही चैप्टर याद करना है, तो इसका मतलब पर्सन फिर यूपीएससी या फिर एमपीपीएससी या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी ना करके वो तमिलनाडु पीसीएस की भी तैयारी कर रहा है, जो कि हमें इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी करने में। तो किसी का कोई डाउट इस चैप्टर से? रिवीजन करोगे तो आई होप क्लियर क्लियर हो जाएगा, तब मुझसे पूछ लेना अगर कोई डाउट निकले। अभी के लिए तो कोई डाउट नहीं, बोलो किसी का भी कोई डाउट हो। पक्का? तो इस डिस्कशन, अरे नहीं नहीं, बताओ बताओ। वो मेरे वो मैं बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है, मैं दे दूंगा लेक्चर उसके लिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।